जो बच्चे पास हुए हैं वो सोच रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट पेपर कौन सा देना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस वर्क करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेंगे। जिनका अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो उनका डाउट रहता है कि सर क्या मुझे सेम पेपर वापस देना चाहिए, कोई दूसरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा री अटेम्प्ट के अंदर कोई दूसरा पेपर देना चाहते हो तो कौन सा दे सकते हो। अगर मेरे मल्टीपल पेपर क्लियर हो गए तो कौन से कॉम्बिनेशन बेटर। तो जैसे ज़्यादातर बच्चों के इनिशियल लेवल पे भाई जैसे FR हो गया या टेक्स्ट दोनों हो चुके हैं तो फिर ऑडिट और FM में से आप एक पेपर दे सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। तो करंटली ACCA ने सितंबर 2025 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स डिक्लेयर करें। काफ़ी बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के साथ में ऐसा हुआ कि वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाया जिसकी उम्मीद थी आपको और हमको। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था। जो बच्चे पास हुए हैं वो सोच रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट पेपर कौन सा देना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस वर्क करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेंगे। और उन बच्चों का भी क्वेश्चन आता है कि जिनका अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो उनका डाउट आता है कि सर क्या मुझे सेम पेपर वापस देना चाहिए, कोई दूसरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग करें। तो आज बच्चों दोनों चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं। पॉजिटिव वे में भी कि अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहा है तो मुझे कौन सा नेक्स्ट पेपर देना चाहिए, या जो मैंने प्रीवियस पेपर दिया है उसके कंसेप्ट मुझे कौन से नेक्स्ट पेपर में हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। साथ साथ में ये भी बात करते हैं कि अगर आप कोई दूसरा री अटेम्प्ट के अंदर कोई दूसरा पेपर देना चाहते हो तो कौन सा दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं भाई साहब ये बातचीत अपनी। सबसे पहले अगर अभी अभी किसी स्टूडेंट ने स्किल लेवल अपना क्लियर करा है और वो सोच रहा है कि सर मुझे एक दूसरा अटेम्प्ट देना है, मुझे दूसरा पेपर देना है, मैं कौन सा दूं। तो देखो, वैसे तो हम ये कहते हैं कि कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आपने FR दिया था आपका पहला पेपर, जो ज़्यादातर बच्चों का पहला पेपर होता है, तो FR के बाद में या तो आप ऑडिट दे सकते हो, क्योंकि FR के सारे कंसेप्ट ऑडिट में वापस काम आते हैं। प्लस आपने अभी भी एक प्रैक्टिकल पेपर दिया है, ऑडिट एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो प्रैक्टिकल के बाद में एक थ्योरेटिकल एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे नहीं जाना, मेरे को थ्योरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो आप फिर FR प्लस FM के कंसेप्ट पे भी आते हो। आप नेक्स्ट FM दे दो, क्योंकि FR के जो कंसेप्ट है वो FM के अंदर रेशियोज वाले पॉइंट्स में काम आ जाते हैं। अगर मान लो आपने टैक्स दे दिया है, कुछ बच्चे फर्स्ट पेपर एज ए टैक्स भी दे देते हैं, तो FR दे दो। सर अगर मैंने FM दिया है रिसेंटली, मेरे बाकी के पेपर हो चुके हैं, तो PM और ऑडिट बच रहा है, तो कौन सा देना चाहिए, तो फिर PM दे दो, क्योंकि FM के बाद में PM थोड़ा सा इट मेक सेंस। अगर मेरे मल्टीपल पेपर क्लियर हो गए तो कौन से कॉम्बिनेशन बेटर। तो जैसे ज़्यादातर बच्चों के इनिशियल लेवल पे भाई जैसे FR हो गया या टेक्स्ट दोनों हो चुके हैं तो फिर ऑडिट और FM में से आप एक पेपर दे सकते हो। FR प्लस ऑडिट हो चुका है, जिन बच्चों ने वो फर्स्ट जो अपना कॉम्बिनेशन है वो ही कंप्लीट कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टेक्स्ट और FM में से किसी एक की तरफ आपको जाना चाहिए। कुछ बच्चे जिन्होंने FR प्लस FM कर लिया होगा तो ऑडिट प्लस टेक्स्ट के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो बोले कि सर मैंने तो FR दे दिया था, फिर ऑडिट का मुझे सजेशन मिला था, मैंने ऑडिट दे दिया, उसके बाद में मैं सोच रहा था तो मैंने FM दे दिया है, अब मैं क्या करूं। तो हम बोलेंगे फिर आप PM दे दो। ठीक है, आपने जो पढ़ा है कॉस्टिंग वगैरह वाले कंसेप्ट वगैरह काम आ जाएंगे, लास्ट में फिर टेक्स्ट का पेपर आप लास्ट में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। तो अब इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि देयर इज़ नो सेट कि यही पाथ होना चाहिए, आप पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो, ऐसा कोई फिक्स पाथ नहीं है मेरे दोस्त। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया। कुछ बच्चे होते हैं जो इवन नॉलेज लेवल पर भी स्टार्ट दे देते हैं FA से, फिर MA देते हैं, लास्ट में BT देते हैं कि सर थ्योरी मुझे इतनी पसंद नहीं है। कुछ बच्चे रिवर्स स्टार्ट करते हैं कि सर थ्योरी में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में डाउट होता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा और आपकी करंट सिचुएशन पे और पास्ट पेपर्स के कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है। आपको लगता है कि मेरे सर प्रैक्टिकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है तो फिर फटाफट से प्रैक्टिकल निपटा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर थ्योरी वाला पेपर आप नेक्स्ट चूज कर सकते हो। और कोई बच रहा है तो थ्योरी में आपके पास में ऑडिट और PM का दो टॉपिक है जिनमें थ्योरी का कंसेप्ट, ऑडिट तो थ्योरी का ज़्यादा ही रहता है, PM में भी थ्योरी का जो पोर्शन है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है, कंसेप्चुअल पेपर है वो बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं साहब मेरे उन दोस्तों की जिनके अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट में वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाया जिसकी आपको और हमें उम्मीद थी। तो अब क्या करें। तो देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा दो दिमाग में आती है अप्रोच, सर क्या री अटेम्प्ट करना चाहिए मुझे वही पेपर जिसमें मेरे को अभी एक नेगेटिव रिजल्ट मिला है, या मेरे को एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टेंटेटिव वे लगता है कि सर नहीं हुआ तो छोड़ो किसी और पेपर को दे देते हैं। देखो दोस्त, मेरा एक सिंपल सा रिकमेंडेशन रहता है, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था किसी भी पेपर के लिए, आपका पहली बार थे और पहली बार आपको फेलियर मिला है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी से फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, फिर से री अटेम्प्ट करेंगे, डरना नहीं है, री अटेम्प्ट करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है, पहले रुक के रीथिंक करो।
सोचो कि भाई क्या हुआ, क्यों हम यहाँ पर वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गैप होंगे, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के गैप आइडेंटिफाई करने हैं कि आपकी प्रिपरेशन में क्या गैप्स रह गए थे, स्ट्रैटेजी में क्या कमी रह गई थी। सर ये कैसे होगा? तो देखो, जैसे हम पीडब्ल्यू पर तो वीकली बेसिस पे बच्चों के साथ में डिस्कशन सेशंस रखते हैं, जहाँ पर बच्चे हमसे ये डिस्कस करते हैं कि भाई सर हमारे अभी तक ये तैयारी हो चुकी है, नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो रिसेंट अटेम्प्ट में हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 पेपर क्लियर करे हैं, टेक्स प्लस एसबीआर। टेक्स उनका आखिरी पेपर बाकी था स्किल लेवल का, और उनको प्रोफेशनल पे एसबीआर से स्टार्टिंग, नॉर्मली एसबीआर से करते, तो एसबीआर से उन्होंने स्टार्ट करा था, प्लस वो जॉब में थे। तो आप सोचो, एक फुल टाइम एम्प्लॉई, और वो पार्ट टाइम एम्प्लॉई नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉई है, प्रॉपर जॉब के अंदर है, ठीक है। उन्होंने एसीसीए को टेकअप कराया आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब, तो उन्होंने बाकी के सारे पेपर तो एक एक करके दिए। अब उनको लगता है सर मुझे लास्ट के पेपर थोड़े से फास्ट फास्ट देने हैं, और बीच में भी उन्होंने 2-2 पेपर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो उनके दिमाग में था टेक्स और एसबीआर का, सर मुझे कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है, मेरे लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो हमने वहाँ पर डिस्कशन करके पहले तो ये पता लगाया कि भाई वर्किंग आवर्स क्या हैं, कौन से टाइम आपके पास में अवेलेबल होगा फॉर स्टडी, कितना टाइम है अपने पास में। फिर उसको मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन करा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको इस सब्जेक्ट में इतना इतना सिलेबस कर देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं था कि आप विथ जॉब विथ 2 पेपर्स हर चीज़ को कर सको विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये भी डिसाइड किया गया कि कौन से टॉपिक्स आपको लाइव क्लास में ही करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स ऐसे इजी हैं जो आप रिकॉर्डेड के थ्रू एक्स्ट्रा वीकेंड्स वगैरह पे एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि दिन में तो एक ही क्लास होगी, तो बाकी टाइम आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कुछ टॉपिक्स कर सकते हो जो आपके लिए ईजी रहेंगे, ठीक है। डेट वाइज स्ट्रैटेजी हुई कि इस दिन तक अपना इतना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन से सेक्शंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या टारगेट होना चाहिए, वो सब। और उसके हिसाब से जो टारगेट था, हमने टारगेट रखा था 70-70 का, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में जो टारगेट स्कोर है वो 70 है। अगर दोनों में मेरे 70 के आसपास मार्क्स आते हैं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी फुलफिल करता हूँ विद द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम लिमिटेशन थी, जॉब के अंदर है स्टूडेंट। आपको ये जान के खुशी होगी कि स्ट्रैटेजी ने वर्क करा, दोनों पेपर क्लियर हुए। टेक्स में 65 का स्कोर है, एसबीआर के अंदर 60 का स्कोर है। टारगेट से थोड़े से कम है, लेकिन हम इसको फेलियर नहीं मानते, ये तो सक्सेस है ना, कि जॉब के साथ में 2 पेपर 70 का टारगेट था, 65 बच्चे ने अचीव करा, एक में 60 अचीव करा है, प्रोफेशनल का पेपर है और पहला प्रोफेशनल का पेपर है। तो ये चीज़ होती है जब आप डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज बनाते हो अपने मेंटोर के साथ में बैठ के, जो क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग चीज़ काम करेगी, हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। अब उस स्टूडेंट के साथ में ये अच्छी चीज़ थी कि इंग्लिश वाज नॉट अ बैरियर, किसी बच्चे के साथ में वो इशू हो सकता है, तो कौन से पेपर के साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या आप अपने मेंटोर्स के साथ में बैठ के डिस्कशन कीजिए, आइए हमारे साथ में, हम आपके साथ में वीकली बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि री अटेम्प्ट तो करना है, बट री थिंक करके पहले गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, पता करना है कि क्या गलतियां हो गई थी पिछली बार, ताकि वो गलती वापस ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है कि सर यार मेरे साथ ना दूसरी या तीसरी बार हो गया है कि मैं सेम पेपर दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, कभी कभी होता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी मेरे को कभी मौका मिला है बात करने का, जिन्होंने कहा है कि सर पीएम के अंदर 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, सर नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं क्यों ये पेपर एपीएम नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को करना है जबकि। तो इट मेक सेंस कि हाँ भाई, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक हर्डल आ जाए, ऑडिट में आ जाता है कभी किसी बच्चे को हर्डल, क्योंकि थ्योरी इतनी पसंद नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे इट मेक सेंस कि आप ऑल्टरनेटिव की तरफ जाओ। तो अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी, थर्ड अटेम्प्ट हो चुका है और बार बार फेलियर आते जा रहे हैं, देन तो बच्चा इट मेक सेंस आपको ऑल्टरनेटिव पे चले जाना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही चले जाना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर आप ऑल्टरनेटिव पे जाइए। ऑल्टरनेटिव के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया किस तरीके से आप ऑल्टरनेटिव में कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, ठीक है, वो आप देख लो। प्लस हो सकता है कितनी बार किसी बच्चे के मान लो 3 पेपर हो चुके हैं, एक पेपर में सेकंड अटेम्प्ट लग गया, तो फिर ऑल्टरनेटिव में बचा ही एक पेपर है, तो फिर उस पर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पे मेक सेंस है। बट अगर पहला अटेम्प्ट है तो प्लीज अपन री अटेम्प्ट के बारे में सोचेंगे, ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना नहीं है, वापस से तैयारी पे लगना है, बस रीथिंक करके गैप्स को आइडेंटिफाई करके नई स्ट्रैटेजी के साथ में, ठीक है साहब। अब थोड़े से मेरे प्रोफेशनल वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कोई अगर ऐसा है जो स्विच वगैरह करने का सोच रहा है कि सर कौन से पेपर से कहाँ स्विच करें, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, कि अगर री अटेम्प्ट करना है या फिर स्विच ही करना है, तो जैसे एफआर में नहीं हुआ तो टेक्स्ट में स्विच कर सकते हो, टेक्स्ट में नहीं हुआ तो आप पीएम की तरफ जाके देख सकते हो, पीएम में नहीं हुआ तो एफएम में जा करके देख सकते हो, तो इट मेक सेंस, ठीक है। हाँ, एफआर नहीं हो तो ऑडिट पे जंप मत करना, क्योंकि एफआर होने के बाद ही ऑडिट, इट मेक सेंस। एफआर नहीं हो रहा है तो फिर ऑडिट पे जंप नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें तो हैं कि भाई ये तो मत ही करना कि एफआर नहीं हो रहा है तो फिर आप जंप कर दो सीधा का सीधा आपके क्या कहते हैं ऑडिट के ऊपर, एफआर नहीं हो रहा है तो पीएम पे जंप कर दिया, नहीं।
FR नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट पे जंप कर सकते हो, इवन FM पे भी कर सकते हो अगर MA आपको अच्छा लगता था तो, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि अपन मर्जी पड़े जहाँ पे जंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। FR के बाद FR नहीं हुआ है तो ऑडिट ना करना, FR नहीं हुआ है तो PM ना करना, FM नहीं हो रहा है तो PM मत करना एकदम से, क्योंकि ये पेपर्स जो इनिशियल है वो इजी वाले हैं, जो हार्ड बाद वाले हैं वो थोड़े से हार्ड है। तो फर्स्ट वाले में दिक्कत आ रही है तो सेकंड वाले में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो जरूर ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन बनाती वक्त, जंप करती वक्त किस पर जंप कर सकते हो, ठीक है साहब। अब मेरे प्रोफेशनल वाले बच्चों के साथ में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग कहीं दौड़ाना नहीं है। हमें सबसे पहले हमारे दोनों मैंडेटरी पेपर क्लियर करने हैं, ठीक है। उसमें भी ऑर्डर जो है वो SBR और SBL का रहना चाहिए, ठीक है। पहले आप SBR को दीजिए, उसके बाद में SBL दीजिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप SBL पहले कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ऑप्शन SBR के बाद SBL रहेगा। SBR के कंसेप्ट SBL में हेल्प भी करते हैं, ठीक है ना। तो SBR SBL दे दो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सर मैं हैंडल कर दूंगा, मेरी अकाउंट्स अच्छी है, FA वाली अकाउंट्स की नॉलेज मेरे पास में अच्छी है, FR भी मेरी अच्छी हुई थी, और मुझे इधर बिजनेस साइड पे नॉलेज में इंटरेस्ट है, मेरी BT में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, तो फिर आप SBL से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कॉम्बिनेशन वाइज देखोगे, रिकमेंडेशन देखोगे तो SBR के बाद में SBL होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो एंड देन यू शुड गो फॉर ऑप्शनल। स्टार्टिंग में ऑप्शनल नहीं जाना है। देखो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्त। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए आपको वो 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनमें आप अपना फ्यूचर देखते हो। तो जितना टाइम मुझे मिल सकता है टू डिसाइड ऑन द पेपर्स कि जो मुझे ऑप्शनल में सेलेक्ट करने, उतना मेरे लिए बेटर है। तो पहले मैं स्किल लेवल कर रहा हूं और प्रोफेशनल के भी SBL SBR कर रहा हूं। उसके बाद में मैं मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि तब तक मेरे पास में इनफ टाइम होगा सोचने का, समझने का, एक्सपीरियंस लेने का। ज़्यादातर बच्चे स्किल के बाद में जॉब्स वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर भी एक टाइम मिल जाता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सी फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी में नहीं है, और उसके हिसाब से आप चूज़ करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ आपको जाने का मन है, ठीक है ना, या फाइनेंशियल कंट्रोलर की तरफ जाने का आपका मन है, ठीक है, या इक्विटी रिसर्च की तरफ जाने का मन है, बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट जिसे अपन कहते हैं, इनकी तरफ जाने का आपका मन कर रहा है, तो ठीक है। फिर आप AFM प्लस ATX ले सकते हैं, ठीक है, या AFM प्लस ऑडिट ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, AAA मतलब, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है। मैनेजमेंट की तरफ जाने का किसी का मन है, किसी को लगता है नहीं सर मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है कंपनी में, तो फिर तो AFM प्लस APM का कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है। किसी को ऑडिट की फील्ड में जाने का मन है, तो फिर ATX प्लस AAA का कॉमन, ट्रिपल तो देना ही पड़ेगा, साथ में ATX देना चाहिए। एक्सेशन में जाना है तो फिर ATX प्लस आप AFM या AAA में से कोई एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का। और यहाँ पर ना ज़्यादा स्विच नहीं करना है, डिसाइड कर लो, देख लो कौन से पेपर्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और उसके हिसाब से डिसाइड कर लो एंड देन गो फॉर इट। अब आपने जो एक बार कॉम्बिनेशन सोचा है उसी कॉम्बिनेशन में स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन पेपर को देख के नहीं सोचा था, आपने कॉम्बिनेशन करियर को देख के सोचा है। इसमें हो सकता है कि शायद मैंने दोनों ही पेपर ऐसे चूज कर लिए हो जो मेरे लिए पर्सनली हार्ड हो, बट आपको ये समझना है कि आपको उस करियर में इंटरेस्ट था दोस्त। पेपर के हिसाब से करियर डिसाइड नहीं करना है, करियर के हिसाब से पेपर डिसाइड करना है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ में सर प्रोफेशनल लेवल पे एक सेटबैक आ चुका है, क्या करें, क्या मुझे रीअटेम्प्ट करना चाहिए? मैं बोलूँगा यस बच्चा, यहाँ पे रीअटेम्प्ट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। बट यहाँ पर भी फिर वही स्ट्रैटेजी होती है कि भाई अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स में रीअटेम्प्ट लगता जा रहा है, नहीं हो रहा किसी वजह से, देन तो आपको स्विच करना चाहिए, किसी और पेपर पे ऑल्टरनेटिव पे देखना चाहिए। अब ये ऑल्टरनेटिव डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट और आपके करियर ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हो, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, ठीक है, और री अटेम्प्ट यहाँ पर भी अपन फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह है तो री अटेम्प्ट ही करेंगे। बट अगर मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं तो फिर ठीक है, इट मेक सेंस कि मैं यहाँ पर ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचूं। अब ऑल्टरनेटिव में भी लेकिन ध्यान क्या रखना है, करियर चॉइस और इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो पेपर कौन सा होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड करियर चॉइस, ये ध्यान रखना।
जस्ट बिकॉज पेपर ईजी है इसलिए वो पेपर नहीं देना, या जस्ट बिकॉज ये पेपर हार्ड है तो ये नहीं देना, ऐसा नहीं करना है दोस्त, ठीक है ना। अपने करियर चॉइस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेपर चूज करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है ऑडिटर बनने में तो ट्रिपल ए और एटीएक्स देंगे, भले ही ऑडिट हार्ड भी है तो भी ट्रिपल ए देना है अपने को। अपने को फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना है तो एएफएम प्लस एटीएक्स या एएफएम प्लस ट्रिपल ए का कॉम्बिनेशन लेना है, हमें वो करना ही है कैसे भी करके, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल मैनेजर्स की फील्ड में, बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट, इनकी फील्ड में जाना है तो फिर वही है कि जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैं पेपर चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ईजी और हार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है साहब, डन। एक कुछ जनरल टिप्स दे देता हूँ बच्चों के लिए जो भी अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे नए पेपर के लिए चाहे सेम पेपर के लिए। दोस्त, अगर आप मल्टीपल पेपर्स के बारे में सोच रहे हो या ऐसा करना चाहते हो कि आप एक सारा पेपर देना चाहते हो, तो ऑलवेज बैलेंस योर डिफिकल्टी। जैसे मैंने आपको भी एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, टेक्स प्लस हमने एसबीआर दिलाया उनको, एसबीएल के लिए मना करा क्योंकि रीज़न था, एक तो वो जॉब में थे, टाइमिंग कम था। टेक्स जो है वो प्योर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करने में इंसान को मेहनत मतलब कंपेरेटिवली मन लग जाता है, ठीक है ना। वो अगर ऑफिस से थके हुए भी आए हैं दिन भर के बाद में तो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, थ्योरी पढ़ने में नींद आ जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि आप टेक्स प्लस एसबीएल की जगह टेक्स प्लस एसबीआर पे जाओ। तो कॉम्बिनेशन कुछ दिमाग लगा के बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो एफआर के साथ में ऐसे टेक्स का कॉम्बिनेशन काम कर जाता है। एफआर प्लस ऑडिट लेने में दिक्कत नहीं है, बट वही कि दोनों बहुत ही टेक्निकल पेपर हो जाते हैं और ऐसे दो टेक्निकल पेपर्स को ओवरलैप करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप जब तक कॉन्फिडेंट ना हो, आपको लगता नहीं है कि जब तक हाँ मैं हूँ तो ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बच्चे एफआर प्लस ऑडिट भी करते हैं, ठीक है, बच्चे एसबीएल प्लस एसबीआर भी करते हैं, बच्चे एटीएक्स प्लस ट्रिपल ए भी करते हैं, एपीएम प्लस ट्रिपल ए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट एक जनरल एडवाइस रहती है कि भाई कोशिश करो बैलेंस करने की डिफिकल्टी लेवल को, अगर मल्टीपल पेपर्स को साथ में जगल करना है। और ज़्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मैंने पिछली बार एफआर पढ़ लिया था, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट इस बार मैंने नेक्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लिया, एफएम पढ़ना स्टार्ट कर लिया, ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर लिया, टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर लिया, तो क्या मुझे टैक्स जो नया पेपर में पढ़ रहा हूँ और पुराना पेपर साथ में देना चाहिए? तो अगर वो डिफिकल्टी मैनेज हो रही है तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है साहब। चलिए, तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड आई होप कि इस वीडियो में जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ में शेयर करी है वो आपको एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आपके और भी कोई डाउट्स वगैरह हो दोस्त तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं और हम फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट और वीडियो में।